Bismillahirrahmanirrahim. Myself Mohammad Fakhrullah, ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज नेटवर्क्स। यूनिट नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लेक्चर नंबर 9 है हमारा और एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 है, शो दैट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनको हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है, लेफ़्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसमें जो थर्ड कॉलम है उस कॉलम में दो एंट्रीज़ दी हुई हैं, A13 प्लस α13, दो एंट्रीज़ का सम है। तो ये एक प्रॉपर्टी भी है, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है, जिसमें है कि अगर हमारे पास किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई कॉलम जो है वो दो एंट्रीज़ के सम पर या सब्ट्रैक्शन पर मुश्तमिल हो तो उसको दो अलग-अलग डिटर्मिनेंट्स में चेंज किया जा सकता है। तो इसको एक्सपेंडिंग बाय हम C3 करेंगे, कॉलम 3 से इसको एक्सपेंड करेंगे। जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 और 1 में सीखा कि एक्सपेंशन किस तरह की जाती है। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस और थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस आ जाएगा। एक्सपेंशन करेंगे, जब आप कोई भी एलिमेंट लिखेंगे कॉलम 3 का, जैसे फर्स्ट एलिमेंट लिखा तो उस रो और उस कॉलम को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद नेक्स्ट की बारी आएगी, नेक्स्ट में भी उसी रो और उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। इसी तरह थर्ड की बारी आएगी जिसमें हम उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देंगे और हमारे पास एक 2x2 डिटर्मिनेंट फॉर्म में वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो 2x2 फॉर्म में जो डिटर्मिनेंट आएगा उस डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पहले एज के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर अल्फाज के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले एज के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अल्फाज के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमारे पास दो लाइन्स बन जाएंगी, जैसे कि क्वेश्चन में जाहिर किया गया, एक ब्लू लाइन से और एक ब्लैक लाइन से जाहिर किया हुआ है। तो एज वाली वैल्यूज़ और अल्फाज वाली वैल्यूज़ जो है हमारे पास दो लाइंस पर मुश्तमिल है। तो इस तरह ये दो डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में एज वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी और सेकंड डिटर्मिनेंट में हमारे पास अल्फाज वाली, यानी थर्ड कॉलम में अल्फ़ा आ जाएगा और फर्स्ट डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम एज वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है। इसी तरह क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 हमारे पास है, शो दैट ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको एक सेकंड डिटर्मिनेंट के इक्वल शो करना है हमने। तो जब डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट के इक्वल शो करना हो तो हम उसमें प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। प्रॉपर्टी भी यूज़ करते हैं और रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन भी यूज़। तो सबसे पहले हम 3 को कॉमन लेंगे रो 2 से, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 9 दिया हुआ है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 होता है। इस लिहाज से 9 तो इसमें किसी मैट्रिक्स पूरे मैट्रिक्स में कॉमन नहीं लिया जा सकता, लेकिन 3 और 3 तो कॉमन लिया जा सकता है। इसीलिए पहले रो 2 में से हम 3 कॉमन ले लेंगे। रो 2 में से जब 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास रो बचेगी 1 3 एंड 2। इसी तरह फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 3 कॉमन लेंगे फ्रॉम C2, यानी कॉलम नंबर 2 में से भी हम 3 कॉलम ले लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा और डिटर्मिनेंट हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इसका थर्ड पार्ट है, जिसमें हमने एवेल्यूएट करना है डिटर्मिनेंट को a प्लस एल ए एंड a प्लस एल। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्वेश्चंस 1 के पार्ट 4 में भी हमने इसी तरह किया था कि हम कॉलम्स को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। तो ये उस वक्त किया जाता है जब कॉलम्स को उस वक्त ऐड किया जाता है जब आंसर सेम आ रहा हो। कॉलम्स में ऐड करने की वजह हमें इसलिए पेश आती है कि आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए, ताकि हम उस आंसर को कॉमन ले लें और वहाँ पे 1 1 1 आ जाए और फिर उस 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बने। ये एक मुकम्मल प्रोसेस है। इस प्रोसेस की मदद से हमारे पास क्या होता है कि 1 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स को जब हम 0 बना देते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो जाता है, उसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान हो जाता है और प्लस माइनस की बहुत सी गलतियों से हम बच जाते हैं। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो इस लिहाज से क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो उसको याद रखने के लिए 90% प्रैक्टिस
आपको काम देगी। इस क्वेश्चन में जब हम C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये चेंज आएगा C1 में। ये ख्याल रखना है कि जब हम कोई भी कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन लगाते हैं तो उसमें जो फर्स्ट एंट्री लिखी जाती है, जैसे कॉलम ऑपरेशन, इस ऑपरेशन में हमने ये जो हमने C1 प्लस C2 प्लस C3 किया हुआ है इसे कॉलम ऑपरेशन कहा जाता है। और इसमें जो पहला C1 लिखा हुआ है, C1 जो है कॉलम नंबर 1 है, यानी चेंज आएगा तो कॉलम नंबर 1 में आएगा, बकिया कॉलम्स में चेंज नहीं आएगा। तो C1 में सारी एडिशन हो जाएगी। तो हमारे पास 3a प्लस एल, 3a प्लस एल, 3a प्लस एल, यानी तीनों वैल्यूज सेम आ गई। इसी वजह से ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया। 3a प्लस एल हम कॉमन ले लेंगे और बाकी एंट्रीज क्या रह जाएंगी, 1 1 1 रह जाएंगी। उसके बाद रोज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे और R3 माइनस R1 करेंगे। ये रोज की जो सब्ट्रैक्शन है ये इसलिए की जाती है ताकि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, ये वैल्यूज 0 0 हो जाए। 0 0 करने का फ़ायदा ये होता है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान होता है। हर डिटर्मिनेंट, जैसे 3/3 डिटर्मिनेंट है, उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। जितने एलिमेंट्स उतने स्टेप्स होते हैं। जब हम कुछ एलिमेंट्स को 0 बना देते हैं तो स्टेप्स हमारे पास कम हो जाते हैं, यानी जितने ज़ीरोज़ बनाएंगे उतने ही स्टेप्स कम होते जाएंगे। और 0 बनाने के लिए आप ये देखें कि ऑल 3 एलिमेंट्स को आप 0 नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि 0 बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जब हमारे पास एलिमेंट्स ही 0 हो जाएंगे तो बाकी उन एलिमेंट्स को 0 बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो R2 माइनस R1 करेंगे और R3 माइनस R2 करेंगे। जब इन दोनों रोज को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बच जाएगा 3a प्लस एल और 1aa और 0l 0 और 0 0l। इसके बाद इसको एक्सपेंडिंग बाय C1 करेंगे। C1 से एक्सपेंड करने का रीज़न ये है कि इस कॉलम में 2 ज़ीरोज़ हैं। वैसे तो आप देखें R2 में भी 2 ज़ीरोज़ हैं और R3 में भी 2 ज़ीरोज़ हैं, यानी इसकी मदद से भी एक्सपेंड किया जा सकता है। आंसर तमाम में सेम रहेगा। एक्सपेंशन करने के बाद इसको एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उसके बाद देखें प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 2 है, बुक पेज 105 पे है। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो उसके डिटर्मिनेंट के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क आता है, उसके साथ माइनस हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं। जब आपके पास क्वेश्चन में 2 डिटर्मिनेंट्स दिए हों तो आपने क्या करना है, इसको रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन से आपने इसको इक्वल करना है। इसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, सबसे पहले पहली वैल्यू को यानी कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। उसका रीज़न आप ये भी कह सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसमें x स्क्वायर आया हुआ है, जबकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कहीं भी x स्क्वायर नहीं है। जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉलम 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, और कॉलम 2 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, और कॉलम 3 को हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास z स्क्वायर आ जाएगा। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिवाइड भी करना होता है, तो इस लिहाज से सबसे हम डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। उसके बाद x y z हम कॉमन ले लेंगे। x y z कॉमन लेने के बाद दोनों वैल्यूज़ x y z आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर रोज को आपस में इंटरचेंज करेंगे। उसकी वजह यह है कि राइट हैंड साइड में जो 1 1 1 है वो फर्स्ट रो में लिखा हुआ है, तो उसे फर्स्ट रो में लेके जाने के लिए पहले हम रो 2 और रो 3 को आपस में चेंज करेंगे। उसके बाद हम रो 1 और रो 2 को आपस में चेंज करेंगे। जब एक रो को 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उससे डिटर्मिनेंट में माइनस का इजाफा हो जाता है, यानी उस डिटर्मिनेंट के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब 2 दफ़ा ये चेंज करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 है। बाकी जो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 7 है, ये तमाम पार्ट्स जो है सिंपल एवेल्यूएशन है। तो पार्ट नंबर 8, 9, 10 और 11 ये बहुत अहम है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो इसमें पार्ट नंबर 8 इनका तरीका इसी तरह है कि आपने जो है कॉलम्स या रोज को आपस में ऐड करके किसी एक कॉलम को सेम कर लेना है, जैसे कि हम इसमें भी कर रहे हैं। C1 प्लस T2 किया तो C1 शुरू में लिखा हुआ है तो चेंज किस में आएगा, C1 में आएगा। दोनों कॉलम्स को हमने ऐड किया,
इसे देखें आंसर सेम आ रहा है। ये अमल होता भी तभी है जब आंसर क्या आ रहा हो, सेम हो। a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बाकी क्या रह गया, 1 रह गया। ये कंप्लीट प्रोसेस है जो मुख्तलिफ क्वेश्चन में अडॉप्ट हो रहा है। इस प्रोसेस की मदद से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। R2 माइनस R1 करेंगे, R3 माइनस R1 करेंगे, रोज को आपस में माइनस करेंगे, उसके बाद कॉलम 1 में दो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। फिर इसको एक्सपेंडिंग बाय C1 करेंगे और एक्सपेंडिंग बाय C1 करने के बाद जो है हम जो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी और वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 देखें। शो दैट, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में लैम्डा लिखा हुआ है तो लैम्डा की जगह कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट यानी म्यू भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे म्यू यूज़ किया हुआ है, तो म्यू के लिहाज से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप लैम्डा लिखें या म्यू लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। तो इसमें हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे, तकरीबन सेम वर्किंग है इन पार्ट्स की। तो इसमें जब आप तीनों कॉलम्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस म्यू आ जाएगा। इसमें से ये वैल्यू कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा, 1 1 1 रह जाएगा। बाकी जो हम इसमें से R2 माइनस R1 करने के बजाय हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। एक्सपेंड करने के बाद जो प्लस माइनस वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11 भी हमारे पास सेम हैं। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखें। इसमें एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 माइनस 3 0 माइनस 2 0 और -2 -2 1 दिया हुआ है। हमने a12 a22 और a32 कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम a12 कोफैक्टर्स की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी है। a12 फाइंड कर रहे हैं तो -1 की पावर 1 + 2 आ जाएगी और m12 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे m12 कैसे हासिल होगा, पहली रो और दूसरे कॉलम को डिलीट करने से। यानी m12 में जो पहला 1 है वो रो के लिए है और जो दूसरा 2 है वो कॉलम के लिए है। इसी तरह a22 फाइंड करेंगे और a32 फाइंड करेंगे और उसके बाद a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। आज के लेक्चर में इतना ही। ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।